गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर कॉमर्स एम्पायर बैच। तो आज हमारा डे 1 इकोनॉमिक्स का बेसिकली ये बैच स्पेशली लॉन्च किया गया है आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर डिमांड। सो इस चैप्टर में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे कवर करेंगे, जैसे कि मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू दी डिमांड। तो वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिमांड। देखिए, तो बेसिकली डिमांड होता क्या है। तो डिमांड को समझने के पहले हम दो छोटे छोटे से टर्म समझेंगे। फर्स्ट है हमारा डिजायर। बेसिकली डिजायर होता क्या है भाई, इट जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। डिजायर क्या है, एक विशफुल थिंकिंग मींस आइडिया ऑफ हैविंग समथिंग। कि सपोज करो भाई, मैं चाह रहा कि मेरे पास एक कार हो, मेरी डिजायर है कि मेरे पास क्या है, कार होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब मैंने ये सोच लिया तो ये क्या होगी, मेरी डिजायर। क्योंकि हो सकता है मेरे पास भाई उतना परचेजिंग पावर ना हो, या फिर मैं उतना अमाउंट पे करने के लिए रेडी भी नहीं हूं, सिर्फ मैंने सोच लिया, तो ये क्या होगी, मेरी डिजायर। सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है आपका वांट। वांट मीन्स यू आर विलिंग टू पे। विलिंग टू पे मीन्स मैं एक कार खरीदना चाह रहा, सपोज वो है भाई 10 लाख की, और मैं उतना अमाउंट पे करने के लिए रेडी भी हूं, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, वांट। बट कार है भाई 10 लाख की, मेरे पास है सिर्फ 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। इट मीन्स आई डोंट हैव दी सफिशिएंट परचेजिंग पावर। तो जब हम विलिंग टू पे हो बट हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर ना हो, ठीक है, तो हमारी क्या होती है, वांट। कि हम विलिंग टू पे हैं बट वी डोंट हैव द सफिशिएंट परचेजिंग पावर। ठीक है, कि भाई हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, वांट। अब डिमांड क्या होता है, डिमांड होता है कि भाई हम विलिंग टू पे भी हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेने के लिए, एंड हमारे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है। ठीक है, सपोज करो भाई मुझे 10 लाख की गाड़ी खरीदनी, तो मैं 10 लाख रुपए पे करने के लिए रेडी हूं, और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, उससे सपोज ज्यादा है या फिर 10 लाख रुपए है। तो सिंपली मीन्स डिमांड कब होगी हमारी किसी कमोडिटी को लेकर, जब हम उसका प्राइस पे करने के लिए विलिंग हो एंड एबल भी हो, कैपेबल भी हो। क्लियर, दैट इज बेसिकली डिमांड। सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the quantities of a commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time. What is demand? Demand means quantity of a commodity that a consumer is willing and able to pay during a particular period of time at various possible prices. कि भाई जो डिफरेंट प्राइजेस पर जो कमोडिटी मिल रही हैं उसको पे करने के लिए कंज्यूमर रेडी भी है, ठीक है, एंड उसके पास उतना परचेजिंग पावर भी है। क्लियर, दैट इज द डिमांड बेसिकली। ठीक है, अगर भाई किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर नहीं है, तो फिर वो आपकी डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड के बेसिकली जो यहां पर की एलिमेंट हो, क्या आपके निकल के आ रहे हैं, एक तो विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए एंड एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे। क्लियर, एंड जो डिमांड की हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, कि भाई किसी पर्टिकुलर पीरियड में हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, बिना किसी पर्टिकुलर पीरियड के डिमांड का स्टडी मीनिंगफुल नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो भाई वी से दैट डिमांड फॉर अ कार इज 200, देन इट इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, क्योंकि वो क्लियर होना चाहिए कि भाई 200 पर डे या 200 वीकली और 200 मंथली। तो डिमांड जो है वो किसी हम पर्टिकुलर पीरियड के सेंस में स्टडी करते हैं। क्लियर है, तो इसको याद कर लीजिए।
प्रॉपर डेफिनेशन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपसे। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर बिलिंग and able to purchase at various possible prices during a particular period of time। क्लियर? एक टर्म आता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ अ गुड परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो किसी पर्टिकुलर प्राइस पर हम कितना गुड्स परचेज कर रहे हैं कि भाई अगर 10 रुपए किसी गुड्स का तो उसके हम कितनी यूनिट खरीद रहे हैं, 2 यूनिट या 5 यूनिट, तो वो होगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। एंड डिफरेंट प्राइजेस पर कि भाई 5 रुपए तो हम कितनी यूनिट खरीदेंगे, उसका प्राइस 10 हो गया तो कितना खरीदेंगे, 15 हो गया तो खरीदेंगे। तो डिफरेंट प्राइजेस पर हम जो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड करेंगे दैट इज कॉल्ड डिमांड। एंड किसी पर्टिकुलर प्राइस पर जो हम पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांड करते हैं किसी कमोडिटी की, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन ने जो डिमांड की है किसी कमोडिटी की, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। कि भाई मैं अपनी बात करूं कि भाई मुझे कोई पर्टिकुलर चीज खरीदनी है, सपोज करो मुझे कपड़े खरीदने हैं, तो मेरी जो अकेली डिमांड है दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट में जितने बायर्स हैं, जितने कंज्यूमर, मेरे जैसे ना जाने भाई कितने बायर्स कितने कंज्यूमर होंगे मार्केट में, तो अगर हम सभी की डिमांड को ऐड कर दें, उनका एग्रीगेट कर दें, टोटल कर दें, तो वो क्या हो जाएगी आपकी मार्केट डिमांड। क्लियर? सो इंडिविजुअल डिमांड मींस डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर एंड मार्केट डिमांड मींस सम ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर। क्लियर? सेकंड इज एक्स अंट एंड एक्स पोस्ट डिमांड। सो व्हाट इज एक्स अंट डिमांड? एक्स अंट मींस प्लान डिमांड। जो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने प्लान किया, सपोज मैंने प्लान किया कि भाई मुझे 10 जोड़ी कपड़े खरीदने हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी एक्स एंड डिमांड। एंड जब मैं मार्केट गया तो एक्चुअल में मैं खरीद के लाया 6 जोड़ी कपड़े, तो क्या हो जाएगी एक्स पोस्ट डिमांड। क्लियर है? सो एक्स एंड डिमांड मींस प्लान डिमांड एंड एक्स पोस्ट मींस एक्चुअल परचेज ड्यूरिंग अ पीरियड। सो एक्स एंड डिमांड refers to the amount of goods that consumer want to buy during a particular period of time। And ex post demand refer to the amount of goods that the consumer actually purchased during a specific period। तो जितना मैं भाई परचेज करने के लिए बिलिंग हूं या मैंने जो प्लानिंग किया हुआ है दैट इज कॉल्ड एक्स एंड जो एक्चुअल में मैंने परचेज किया वो होगा मेरा एक्स पोस्ट डिमांड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप ज्वाइंट डिमांड। सो व्हाट इज ज्वाइंट डिमांड? डिमांड फॉर गुड्स विच यूज टूगेदर। ऐसे गुड्स की डिमांड जिनको हम साथ में यूज करते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इंक एंड पेन हो गया। तो जिन गुड्स को हम साथ में कंज्यूम करते हैं ऐसे गुड्स की डिमांड को हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डिमांड। सो इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर 2 or more गुड्स दैट आर यूज्ड ज्वाइंटली। नेक्स्ट इज ड्राइव डिमांड। सो व्हाट इज ड्राइव डिमांड? डिमांड अराइजिंग ड्यू टू डिमांड फॉर अनदर गुड्स। कि भाई किसी दूसरे गुड्स की वजह से जो डिमांड अराइज हुई है दैट इज कॉल्ड ड्राइव डिमांड। सपोज करो भाई मुझे एक घर बनवाना है, ठीक है, तो घर के लिए बिल्डिंग बनवाने के लिए मुझे डिफरेंट चीजों की डिमांड होगी, सीमेंट भी चाहिए होगा, ब्रिक्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइव डिमांड। क्लियर इतना? नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। व्हाट इज कंपोजिट डिमांड? डिमांड फॉर दोज गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस। तो ऐसे गुड्स जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं ऐसे गुड्स की डिमांड को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे कि मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है, स्वीट्स भी बनाते हैं, कर्ड भी बनाते हैं, हम उससे ना बॉयल करके भी पी लेते हैं। तो ऐसे गुड्स जिनके डिफरेंट यूजेस हैं ऐसे गुड्स की हम डिमांड को बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं या ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट है जो इंडिविजुअल डिमांड को डिटरमाइन करेंगे, मींस ऐसे फैक्टर जो इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करेंगे।
तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं? फर्स्ट इज ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो भाई सबसे जो मेन फैक्टर है किसी भी कमोडिटी की डिमांड करने का, वो क्या होगा? आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि भाई नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम है, किसी गुड्स का प्राइस कम है, तो उसको हम ज्यादा परचेज करेंगे। बट अगर प्राइस हाई है तो हम परचेज क्या करेंगे? कम परचेज करेंगे। सिंपल। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट मीन्स इनवर्स का मीन्स अपोजिट, प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करता है। तो रिलेटेड गुड्स बेसिकली क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? ऐसे गुड्स जो हम किसी दूसरे गुड्स की प्लेस पर कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे टी की जगह पे कॉफी, है ना, एंड जूस की जगह पे कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसे गुड्स जिनको हम दूसरे गुड्स की प्लेस पर कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स भाई कैसे अफेक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड को? सपोज करो भाई टी की डिमांड को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कॉफी का प्राइस सपोज करो रिड्यूस हो गया, है ना। टी की हम स्टडी कर रहे हैं, कॉफी का प्राइस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो कॉफी का प्राइस रिड्यूस होने से जो टी के कंज्यूमर है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी पर, क्योंकि भाई अब सपोज करो कॉफी टी से सस्ती मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर किसको कंज्यूम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे? कॉफी को। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस राइज हो जाए, मानो कि भाई कॉफी का प्राइस पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो कंज्यूमर कहां शिफ्ट हो जाएंगे? टी पर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस राइज हुआ है तो हमारे गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, बट अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ है तो गुड्स की डिमांड क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? ऐसे गुड्स जो साथ में यूज होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, क्लियर, ब्रेड एंड बटर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में राइज होने से गुड्स की डिमांड क्या होती है? कम होती है। सपोज करो भाई कार का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो जब लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस राइज हुआ है तो उसका जो गुड्स से जो भी गुड्स है उसकी डिमांड क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। बट अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस सपोज करो रिड्यूस हो जाए तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। सपोज करो कार का प्राइस बहुत रिड्यूस हो गया बहुत ज्यादा, जब लोग ज्यादा कार परचेज करेंगे तो उससे पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे रिलेटेड गुड्स का प्राइस अफेक्ट करता है किसी गुड्स की डिमांड को। नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम कैसे अफेक्ट करेगी? तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है? अगर इनकम राइज होती है, ठीक है, तो उससे डिमांड भी क्या होती है? डिमांड भी राइज होगी। मींस इनकम इंक्रीज होने से डिमांड आपकी इंक्रीज होती है। बट इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? सो गुड्स फॉर विच सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। गुड्स फॉर विच superior substitutes are available is called inferior goods। क्लियर। ऐसे गुड्स जिनके सुपीरियर सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इंफीरियर क्वालिटी के सीरियल्स, जैसे हमारा ज्वार एंड मेज मींस मक्का, तो एवरेज इंडियन इनको क्या समझता है? इनको इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स मानता है। ठीक है। तो होगा क्या? जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, जब कंज्यूमर की इनकम एक लेवल से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा? कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स पर। कि भाई जब हमारी इनकम कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कई बार इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स यूज करने पड़ते हैं। बट जब इनकम इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स से सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स पर। जैसे ज्वार एंड मेज के जो क्या परचेज करना स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर? राइस एंड व्हीट,
क्लियर है? तो अब यहां पर क्या होता है, यहां पर इनकम इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स में क्या होगा, डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। क्लियर है? तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करेगी, अगर इंफीरियर गुड्स हैं तो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम कह सकते हैं सपोज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी एंड कलर टीवी है, तो भाई जब इनकम कम थी सपोज करो, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से काम चलाना पड़ रहा था, तो ब्लैक एंड व्हाइट की टीवी की ही डिमांड थी। बट जब इनकम राइज हुई तो हम किस पर शिफ्ट हो गए, कलर टीवी हम परचेज करने लगे। तो उससे क्या हुआ, इनकम इंक्रीज होने से यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड इंक्रीज नहीं, उल्टा क्या हो गई, रिड्यूस। क्यों, क्योंकि फिर हम सुपीरियर सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट, inexpensive necessities. So in case of inexpensive necessities of life such as salt and matchbox, the quantity purchased increase with increase in income up to a certain level and thereafter it remain constant irrespective of the level of income. तो कुछ ऐसे गुड्स जो आपके नेसेसिटी गुड्स हैं बट इनएक्सपेंसिव हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इनकम इंक्रीज होने से ऐसे गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ेगा, उसके बाद ऐसे गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे गुड्स के कंजप्शन की एक अपर लिमिट होती है। भाई सॉल्ट हम कितना कंज्यूम कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई जितना हम टेस्ट हम प्रेफर करते हैं उससे ज्यादा कंज्यूम कर लें हमारी इनकम राइज होने से, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कि एक सर्टेन लेवल तक ही हम इनकम में राइज होने से इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करेंगे, बट सर्टेन लेवल के बाद हमारी जो डिमांड है नेसेसिटी गुड्स की वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? जिसको हम समझते हैं बाय ग्राफ। ग्राफ में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनकम एंड ये होगी हमारी क्वांटिटी जो कि हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकम राइज होने से क्या होगा, अगर नॉर्मल गुड्स का है तो नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, इनकम राइज होने से आपकी डिमांड राइज हो जाएगी। सपोज करो इनकम पहले आपकी ये थी और सपोज करो आपकी इनकम थी y, तो आपका डिमांड आप कर रहे थे यहां पर q। जैसे आपकी इनकम राइज हुई y से y1 हो गई, इंक्रीज होगी, तो आपकी डिमांड भी q से q1 हो गई, ठीक है। इनकम यहां पर इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हो गई है, तो इनकम इंक्रीज होने से आपका ये डिमांड भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये आपका डिमांड इंक्रीज हो गया। कौन से गुड्स में हो रहा, नॉर्मल गुड्स के केस में, एनजी नॉर्मल गुड्स। क्लियर? तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम राइज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही, राइज हो रही, तो हमारा कर्व कैसा गया, अपवर्ड। अब यहीं पर अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, तो इंफीरियर गुड्स में अभी हमने स्टडी किया कि भाई क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, कम होने लगती है। थोड़ा तो इनिशियल इंक्रीज होगा बट फिर डिमांड क्या होगी, कम होने लगी। क्यों? क्योंकि फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे सुपीरियर गुड्स पर। तो इंफीरियर गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसे बनेगा, इस टाइप का। इंफीरियर गुड्स के केस में पहले इनकम बढ़ने से थोड़ा सा हम डिमांड बढ़ाएंगे, बट इनकम जब हमारी एक लेवल से ज्यादा बढ़ने लगेगी तो हम डिमांड क्या कर देंगे, कम करने लगेंगे इंफीरियर गुड्स की। क्यों? क्योंकि फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे सुपीरियर गुड्स की तरफ। एंड ऐसे अगर हम बात करें हमारे इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज की, तो इनिशियली तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, बट एक लेवल के बाद ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी, तो एक लेवल तक तो इसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक लेवल पर पहुंचने के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है ना? तो इस टाइप से हम तीनों गुड्स को रिप्रेजेंट करेंगे इनकम के रिलेशन में ग्राफ पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो किसी कमोडिटी की डिमांड को फैक्टर अफेक्ट करेगा वो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन हैबिट, फैशन, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर, कि भाई अगर हम किसी पर्टिकुलर गुड्स हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उस गुड्स को यूज करने के हैबिचुअल हैं, तो फिर उसका प्राइस बहुत ज्यादा डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस। अब सपोज करो भाई आज मान लो मुझे पता चल रहा है कि भाई 5 दिन में पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा राइज होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी से गुड्स की डिमांड को बहुत ज्यादा कर लूंगा, स्टोर करके रख लूंगा। क्लियर है? तो अगर ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है कि भाई नियर फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो हमारी डिमांड क्या होगी,
डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर ये एक्सपेक्टेड है कि नियर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, प्राइस रिड्यूस होगा, तो डिमांड भी अभी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। तो अगर मार्केट में कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, मींस अगर क्रेडिट पर इजीली अगर कंज्यूमर को गुड्स सपोज करो मिल जाता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा गुड्स की। बट अगर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी कम होगी, कंज्यूमर लोन नहीं ले पाएगा, जब लोन नहीं मिलेगा तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं? अभी जो हमने फैक्टर स्टडी की है वो कौन से फैक्टर थे जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब हम फैक्टर स्टडी करने वाले हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो जो फैक्टर आपके इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ और फैक्टर आ जाएंगे जो कि हमारे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो 6 के 6 फैक्टर आपके मार्केट डिमांड में भी अप्लाई होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो भाई अगर मार्केट में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी, साइज अगर पॉपुलेशन का ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, साइज अगर कम होगा मींस पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। कंपोजिशन मींस कि भाई किस टाइप की पॉपुलेशन है। सपोज करो अगर भाई ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर बूढ़े लोग ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा, दवाइयों वगैरह की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। अगर यंग है, अगर सपोज करो हमारी पॉपुलेशन क्या है, यूथ है, ज्यादा से ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, तो वहां पर क्या होगा, कैफे, रेस्टोरेंट, कपड़े, इन सब की डिमांड ज्यादा रहेगी। क्लियर है? अगर सपोज करो भाई पॉपुलेशन जो है वो छोटे बच्चे हैं तो वहां पर क्या होगा, खिलौने वगैरह की डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो आपका साइज एंड कंपोजिशन अफेक्ट करेगा मार्केट डिमांड को। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट सपोज करो टैक्स इंक्रीज कर दे तो उससे डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर टैक्स को गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्लाइमेट एंड सीजन। क्लाइमेट एंड सीजन बेसिक सी बात है, अफेक्ट करता है आपकी डिमांड को। अगर सपोज करो भाई कोल्ड का सीजन है तो हम किसकी डिमांड करेंगे, कोल्ड के सीजन में डिमांड करेंगे ज्यादा से ज्यादा वुलन कपड़ों की। बट अगर गर्मियों का सीजन है जैसे कि अभी है, तो अभी भी आप मान लो टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है, क्योंकि अभी गर्मियां है। अगर यहीं पर कोल्ड का सीजन होता तो मैं जैकेट पहन होता। तो जो डिमांड है वो सीजन एंड क्लाइमेट पर भी अफेक्ट डिपेंड करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मींस कि भाई इनकम हमारे सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। अगर सभी को इक्वली इनकम मिल रही है कि भाई सबके पास इनकम है, अगर इनकम सबके पास है तो भाई डिमांड सभी करेंगे, तो डिमांड वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी। बट अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम है, तो जिन लोगों के पास ज्यादा होगा वो भाई डिमांड ज्यादा कर पाएंगे। बट अगर जिनके पास कम होगा, ठीक है, इनकम कम होगा, तो वो क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। तो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा इकोनॉमी का, वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। क्लियर? हमारे डिटरमिनेंट्स थे जो कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फंक्शन। सो बेसिकली डिमांड फंक्शन होता क्या है। तो हमारी जो डिमांड है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो कि अभी हमने स्टडी किए। सो बेसिकली दैट इज द डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स फैक्टर, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्लाइमेट एंड सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो डिमांड एंड जो फैक्टर का आपका रिलेशन है दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। सो व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? अगर इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो डिमांड स्केड्यूल सिंपली मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड, कि भाई अगर हम टेबल के फॉर्म में डिमांड को रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारा क्या होगा, डिमांड स्केड्यूल। क्लियर? तो डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, कि भाई डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी डिफरेंट डिमांड की जा रही है उसको अगर हम एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दें वो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड स्केड्यूल। एंड डिमांड कर्व क्या होता है, इसी डिमांड स्केड्यूल को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें, सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड स्केड्यूल, कि भाई डिफरेंट प्राइसेस पर कितनी डिफरेंट डिमांड की जा रही है
इसको अगर हम क्या करें, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, डिमांड कर्व। क्लियर है? तो आपका जो डिमांड स्केड्यूल है एंड डिमांड कर्व, इनके टू टाइप्स होते हैं। डिमांड स्केड्यूल आपका टू टाइप का होता है एंड डिमांड कर्व भी आपका टू टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। सेम आपका डिमांड कर्व भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर? व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व? तो अगर हम इंडिविजुअल की डिमांड को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा होगा इंडिविजुअल स्केड्यूल, एंड अगर उसी इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और अगर हम मार्केट डिमांड को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उन सबकी डिमांड को ऐड करके डिफरेंट प्राइसेस पर जो हम डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट कंज्यूमर, तो अगर हम मार्केट डिमांड को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है? और अगर हम उसी मार्केट डिमांड स्केड्यूल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है? चलिए अब इसको समझते हैं कि प्रिपेयर कैसे होगा। देखो, डिमांड स्केड्यूल मींस डिमांड को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व की। ये हो गया आपका प्राइस एंड ए क्वांटिटी, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है डिफरेंट प्राइसेस पर। सपोज करो जब प्राइस आपका 15 था, कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 10 यूनिट्स की। अब प्राइस क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस भाई इंक्रीज हो गया 20, डिमांड हम कर रहे हैं 8 की। प्राइस और इंक्रीज हो गया 20 से 25 हो गया, डिमांड होगी 6। प्राइस आपका इंक्रीज होकर 30 हो गया, डिमांड होगी आपकी 4। तो हमने क्या किया, डिमांड को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बेसिकली दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्लियर है? अगर इसी को मैं क्या करूं, मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर, एंड यहां हो गया हमारा प्राइस। ठीक है? प्राइस कितना आपका 15, 20, 25 एंड 30। क्वांटिटी डिमांडेड 4, 6, 8, 10। ठीक है? तो अब अगर मैं इसी डेटा को, इसी डिमांड स्केड्यूल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व। हमारा क्या हो गया, डिमांड कर्व। तो जब प्राइस 15 रुपीज था, डिमांड कितनी हो रही थी, 10 यूनिट्स की। जब प्राइस 20 हो गया, डिमांड कितनी हो रही है, 8 यूनिट्स की। प्राइस अब 25 हो गया, डिमांड हो रही है 6 यूनिट की। मींस जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। प्राइस अब 30 है, डिमांड है 4 यूनिट्स की। तो ये हमारा बन गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बेसिकली कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि प्राइस राइज होने से डिमांड डिक्रीज होती। क्लियर? तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सेम अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व की। ठीक है? तो मार्केट डिमांड क्या होगा, जब हम डिफरेंट कंज्यूमर की डिमांड को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड। पहले हम स्केड्यूल बना लेते हैं। ठीक है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड बाय कंज्यूमर ए एंड डिमांड बाय कंज्यूमर बी। ठीक है? तो जितने भी भाई कंज्यूमर है मार्केट में, अगर हम उनकी डिमांड को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट
डिमांड, ठीक है, ए प्लस बी। क्लियर? देखो, तो जब प्राइस सपोज करो 5 रुपीज था, कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा था 1 यूनिट की एंड कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा था 2 यूनिट्स की। प्राइस जैसे ही आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 5 से 4 हुआ, कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा सपोज 2 की, बी कर रहा 3 यूनिट, प्राइस आपका और डिक्रीज हुआ 3, तो कंज्यूमर ए ने अपनी डिमांड इंक्रीज कर दी है 4 यूनिट, वो 3 यूनिट, ये कर रहा सपोज 4 यूनिट, प्राइस आपका और रिड्यूस हुआ 2 रुपीज सपोज हुआ, तो इसकी डिमांड 4 है, इसकी 5 है। तो ऐसे ही हम कोई भी एक एज्यूमिंग फिगर लेकर के डिमांड स्केड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये 5 हो गए 6। बस हमें याद रखना है कि भाई प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इससे हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, मार्केट डिमांड पहले निकालो। तो मार्केट डिमांड कितनी होगी, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9 एंड 5 + 6 11। क्लियर है? तो यहां पर हम चाहे तो 3 कंज्यूमर ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है, जितने भी आप लेना चाहो, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या, अगर हम जितने भी मार्केट में कंज्यूमर उन सभी की डिमांड को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या निकल आता है, मार्केट डिमांड। अब हम इससे क्या बनाएंगे, हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है, अगर हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। सपोज ये एक का डिमांड कर्व हो गया, ये बी का हो गया, और यहां हमने बनाया मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। ये सपोज ए का डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। ये क्या कर रहा था, प्राइस था आपका 1 2 3 4 एंड 5, डिमांड 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो कंज्यूमर ए की अगर हम बात करें, जब प्राइस 5 रुपीज था, डिमांड कर रहा था 1 यूनिट की, 4 पर 2, 3 पर 3, 2 पर 4 एंड 1 पर 5। तो किसका डिमांड कर्व हो गया, कंज्यूमर ए का। सेम हम कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेंगे। प्राइस आ गया आपका ये 1 2 3 4 एंड 5 की डिमांड हो गई 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट। तो जब प्राइस आपका कितना था 5 रुपीज, कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा था 2 यूनिट का, 4 रुपीज पर 3, 3 पर 4, 2 पर 5 एंड 1 रुपीज पर 6 यूनिट की। तो किसका डिमांड कर्व हो गया, कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व हो गया। कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व हो गया और ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व। अब अगर हम इन दोनों के टोटल से डिमांड कर्व ड्रॉ कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, मार्केट डिमांड कर्व। 1 2 3 4 एंड 5, 3 5 7 9 11, ठीक है। जब प्राइस 1 रुपीज था, मार्केट में डिमांड कितनी थी 11 यूनिट, तो 1 पर 11, 2 रुपीज पर 9, 3 पर 7, 4 पर 5 एंड 5 रुपीज पर 3 यूनिट। तो हमारा क्या बन गया, मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है? यहां पर हमने ए और बी दो कंज्यूमर थे, दोनों की डिमांड को ऐड किया, तो यहां पर हमारा क्या निकला है, मार्केट डिमांड। क्लियर है ना? इंडिविजुअल डिमांड कर्व मींस किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की डिमांड को रिप्रेजेंट करना, एंड मार्केट डिमांड कर्व मींस जितने भी भाई कंज्यूमर है मार्केट में उन सभी की डिमांड को ऐड करके रिप्रेजेंट करना आपका क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड। क्लियर है? बाकी के हम अपने टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।